नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिए हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपना कार्यभार उन्हें सुपुर्द कर दिया और वो पार्टी काम से फुल फ्लैश पार्टी सेवा में लग गए। एक जिस समय कहा गया येदियुरप्पा इस्तीफा देने जा रहे हैं, मीडिया में खबरें आई, कांग्रेसी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें लग रहा था कि इतने आसानी से येदियुरप्पा इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। यदि इस्तीफा देने की बात वो कर रहे हैं तो निश्चित है केंद्र के दबाव में कर रहे हैं। अगर इस्तीफा देना पड़ेगा तो बगावत करेंगे। बगावत की उम्मीद की जा रही थी कांग्रेसी हलके में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। येदियुरप्पा इस्तीफा दिए, राज्यपाल ने स्वीकार किया और येदियुरप्पा ने ही नाम सुझाया बसवराज बोम्मई का और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवा दिया गया। बोम्मई दिल्ली भी नहीं गए, कर्नाटक में बैठे रहे, उनका शपथ ग्रहण हो गया। दिल्ली के लोग कर्नाटक आए, उनको एकदम मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई और वो पूर्णतः काम काज कार्यभार संभाल लिए हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं हुआ। न कहीं जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, न कहीं मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। येदियुरप्पा के खासम खास बसवराज बोम्मई माने जाते हैं। येदियुरप्पा एक लंबी पारी कर्नाटक फैले हैं। कर्नाटक में कमल खिलाने का लगभग पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो येदियुरप्पा को जाता है। येदियुरप्पा की मेहनत है कि कर्नाटक में कमल खिला। दक्षिण का एक ही पहला राज्य है कर्नाटक जहां कमल खिला है, बाकी दक्षिण में कमल का प्रवेश तक नहीं था। तो येदियुरप्पा को भाजपा नाराज नहीं कर सकती। लोग जोड़ रहे थे एल.के. आडवाणी जैसे साइड ट्रैक कर दिए गए, ऐसे इन्हें कर दिया जाएगा, तो ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि लिंगायत समुदाय से येदियुरप्पा आते हैं और बोम्मई भी लिंगायत समुदाय के हैं और येदियुरप्पा ने ही नाम सुझाया है, इसलिए उनको जो चाहते हैं, उनके मानने वाले हैं, वो किसी भी तरह कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक तो बोम्मई उसी समाज के हैं जिस समाज के येदियुरप्पा जी थे और वहाँ बड़े पैमाने पर लिंगायत समाज का वोट है। लिंगायत समाज वहाँ प्रभावशाली है, वो फैक्टर है बना हुआ जीत दिलवाने का, पराजय करवाने का। तो कोई भी राजनीतिक दल लिंगायत समाज को कर्नाटक में नाराज करके राजनीति नहीं कर सकता। इस बात को भाजपा भली भांति जानती है। यही एक और उम्मीद की जा रही थी कांग्रेसियों की तरफ से कि जिस तरह से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में विवाद छिड़ा, लड़ाई चली, वाकयुद्ध हुआ, ट्विटर वार हुआ, या राजस्थान में अशोक गहलोत और पायलट के बीच में शब्द विधि बाण चले, फिर एक दूसरे को गले लगाए और सरकार रो के चल रही है, ऐसा कुछ कर्नाटक में होगा। येदियुरप्पा इस्तीफा देंगे तो उनके समर्थक नाराज होंगे, पार्टी से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, इस तरह कर्नाटक कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह कुछ न होना दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अपने पदाधिकारियों पर, अपने विधायकों पर, अपने मंत्रियों पर, अपने नेताओं पर पूरी तरह से पकड़ बनी हुई है। भाजपा आलाकमान सबको विश्वास में लेकर ही फैसला लेता है। ये दर्शा रहा है, कोई कुछ नहीं बोला है, कोई चू तक नहीं किया है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है और नए मुख्यमंत्री आकर के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, कहीं कुछ नहीं। देखिए, ये समझने वाली बात है। ये नादानी कांग्रेस जो करती है वो भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा जब गलती की है तो उसका परिणाम भुगत रही है। राजस्थान में इससे पहले जब गहलोत सरकार बनने से पहले विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय के मुख्यमंत्री से वहां की जनता नाराज थी। वहां की जनता नारे लगा रही थी, भारतीय जनता पार्टी वाले नारे लगा रहे थे कि रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। एक कारण था लोकसभा में दोनों हाथों लोकसभा की सारी सीटें मोदी की झोली में डाल दिया और विधानसभा चुनाव में रानी को घर बैठा दिया। उस समय अगर ये विद्रोह, ये बगावत, ये उठापटक चुनाव होने के एक साल पहले से देखा जा रहा था, लेकिन रानी के भय से वहां के नेतृत्व ने उन्हें हटाया नहीं। अगर हटा दिए होते, नया मुख्यमंत्री लाए होते तो एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाती और शायद सरकार लौट आती, क्योंकि केंद्र सरकार का काम बहुत बढ़िया था उस राज्य में, वो जनता कह रही थी, लेकिन रानी के चक्कर में वो राज्य चला गया। यही स्थिति झारखंड की रही है। वसुंधरा राजे का अपना खुद का पाप, एक राज्य भाजपा के हाथ से निकल गया। झारखंड के रघुवर दास के साथ भी कुछ ऐसा ही था।
राज्य की भाजपा इकाई के पदाधिकारी भी उनसे नाराज थे। ये हरिश्चंद्र खुद अकेले थे, इनको लगता था कि पूरे झारखंड में वो अकेले हरिश्चंद्र हैं, बाकी सारे भ्रष्ट हैं, कांग्रेसी भ्रष्ट हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भ्रष्ट हैं, भाजपाई भी बहुत सारे भ्रष्ट हैं, ऐसा मान करके वो चल रहे थे। किसी का कोई सामाजिक काम नहीं हो रहा था, जनता नाराज थी, भाजपा के पदाधिकारी नाराज थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो सरकार हाथ से चली गई। रघुवर दास को अगर वहां भी साल भर पहले हटा के कोई और मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो शायद झारखंड भी भाजपा के हाथ से न जाता। इसका सबक भाजपा ने लिया, जो उत्तराखंड में देखने को मिला। उत्तराखंड में 4 साल के आस लगभग तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, अच्छे प्रशासक हैं वो, उनने खूब बढ़िया संभाला राज्य को, कोरोना के संकट में भी अच्छी तरह से निपटे, लेकिन आम पदाधिकारी, भाजपा के आम कार्यकर्ता भाजपा के नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए। आरएसएस के लोग भी नाराज थे, उनको वह बोलना नहीं आता जो अपेक्षा करते हैं पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता। नाराज थे, भाजपा नेतृत्व भाप गया, उन्हें हटा दिया। उन्हें हटा करके लाया गया तीरथ सिंह रावत को। तीरथ सिंह रावत भी वह काम नहीं कर सके। तीरथ सिंह रावत मुंह बोले थे, बड़े बोले थे, उनके बयानों के चक्कर में वो विवादित हो गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही उनके साथ विवाद आ खड़ा हो गया और उनको भी फटाक से इस्तीफा दिलवा दिया। वो 6 महीने भी नहीं रह पाए, 4 महीने में इस्तीफा देके चले गए। तीसरे वहां लाए गए धामी जी, पुष्कर सिंह धामी, इसे मुख्यमंत्री हैं। तो भाजपा ने वहां सबक सीखा, जिनसे नाराजगी हो रही है, पार्टी से लोग नाराज नहीं हैं, उस व्यक्ति से नाराज हैं, तो उसे हटा के पार्टी में, केंद्र सरकार में सम्मानजनक पद दे करके उन्हें संतुष्ट कर दिया गया। बाकी कार्यकर्ता भी संतुष्ट हो गए, बाकी पदाधिकारी भी संतुष्ट हो गए। इससे उत्तराखंड का जो संकट दिख रहा था, आगे 2022 में चुनाव है, वो बच गया। उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है, वहां नाराज वो नहीं थे, वहां मुख्यमंत्री बनने की लालसा पाले हुए नेता नाराज थे। आम विधायक नाराज नहीं, बाकी सारे मंत्री नाराज नहीं, कार्यकर्ता नाराज नहीं, मुख्यमंत्री वहां के योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं, उनसे लगभग जनता नाराज नहीं है। लेकिन जिन्हें मुख्यमंत्री का ख्वाब है, जो देखते हैं, वो ऐसे लोग जरूर नाराज थे। तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने सबको बुलाकर बैठक लिया, वहां से पर्यवेक्षक गए लखनऊ और सबको संतुष्ट कर दिया गया, सबकी समस्याओं को सुना गया और अपना अपना गिला शिकवा केंद्रीय नेतृत्व को सुना करके जो मुख्यमंत्री बनने ख्वाब पाले हुए हैं उनको कहा गया, क्या तुम्हारा अंतिम दौर है? क्या नहीं, भविष्य लंबा है, योगी आदित्यनाथ का लंबा भविष्य है, ये दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन अभी राम मंदिर बन रहा है, अभी काशी विश्वनाथ का इशू है, अभी मथुरा का इशू है, अभी उन्हें हटाया गया तो सन्यासी चेहरा हाथ चला जाएगा, तो उत्तर प्रदेश चुन के आना मुश्किल होगा। योगी आदित्यनाथ के साथ सब लगभग सारे सवर्ण हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग सारे ओबीसी नेता हैं, सारे ओबीसी मतदाता हैं और दलित मतदाता हैं। उनका एक चेहरा निर्विवाद चेहरा है, इसलिए उन्हें वहां संतुष्ट करके, पार्टी पदाधिकारियों को संतुष्ट करके उन्हें रखा गया और विवाद खत्म कर दिया गया। तो एक वह अगर उन्हें हटाता, भाजपा आला कमान उन्हें हटाते तो निश्चित था कि वहां भारी पड़ता भाजपा को। लेकिन भाजपा 80 सांसदों वाले उत्तर प्रदेश राज्य से गेम नहीं करना चाह रहा था, जुआ नहीं खेलना चाह रहा था और उन्हें रख करके इनपुट जो आईबी का मिला था केंद्र सरकार को, उसके तहत योगी आदित्यनाथ को और मजबूत किया गया। भाजपा में बाहर के नेता भी लाए गए जो लाने लायक हैं, उनको भी पद और मंत्रिमंडल में स्थान देने की योजना बनाई जा रही है और वो कुल मिलाकर के वहां माहौल ठीक कर लिया गया। राजस्थान में नहीं कदम उठाए, सरकार चली गई। उत्तराखंड में कदम उठा लिए, वो बच गए। हरियाणा में चुनाव से पहले खट्टर आरएसएस के व्यक्ति हैं, इनको ईमानदारी से कहा जाए तो इनको बोलने आता ही नहीं। ये अपने संघ शाखा से ही जुड़े रहे हैं, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, ईमानदार व्यक्ति हैं। ईमानदार व्यक्ति होने के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। 5 साल कामकाज किए, कोई भ्रष्टाचार का उन पर आरोप नहीं लगा, लेकिन पदाधिकारी संतुष्ट नहीं हुए, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए, आम जनता भी संतुष्ट नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा था। नहीं बदली किया गया उनको, क्योंकि उनकी ईमानदार छवि बहुत महत्वपूर्ण थी। परिणाम ये हुआ कि स्पष्ट बहुमत हरियाणा में नहीं आया। अगर बाहरी समर्थन न लिया गया होता तो हरियाणा की सरकार हाथ से गई थी। इससे सबक लेकर के उत्तराखंड में और कर्नाटक में भाजपा नेतृत्व ने रिकवर करने की कोशिश किया, रीगेन करने की कोशिश किया और स्थिति यह है कि जो संकट आ रहा था वो लगभग टल गया है।
अब भाजपा नेतृत्व ने वही गलती महाराष्ट्र में किया था। देवेंद्र फडणवीस के अच्छे कामों को देखते हुए, ईमानदार छवि को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ा था और शिवसेना के साथ गठबंधन होने के कारण आधी सीट पर ही चुनाव लड़ना पड़ा। फिर भी विनिंग रेट अच्छा था, अच्छी सीट आई, लेकिन उनकी निजी प्रतिस्पर्धा शिवसेना से, राष्ट्रवादी कांग्रेस से और अन्य नेताओं से थी। भाजपा के अंतर्गत भी उनका कंपटीशन था, जिससे मामला बिगड़ गया। उनके निजी कारण से अगर उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार न बना करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया होता तो शायद शिवसेना भाजपा के साथ न छोड़ती, या शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ आ गई होती और आज यहाँ महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार होती। लेकिन नहीं, भाजपा ने जैसे योगी आदित्यनाथ को संभाला, जैसे योगी आदित्यनाथ साथ पीछे खड़े रहे भाजपा नेतृत्व, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस साथ भाजपा नेतृत्व खड़ा रहा। नुकसान हो गया एक राज्य का, लेकिन उन्हें धोखा नहीं दिया, उनके साथ विश्वासघात नहीं किया, जबकि इससे एक राज्य हाथ से चला गया। कारण यह था कि देवेंद्र फडणवीस का कोई काम ऐसा नहीं था जिस पर अंगुली उठाई जा सके। ठीक है, नेताओं में नाराजगी थी, पार्टी के अंतर्गत कम थी, जिन्हें मुख्यमंत्री बनने ख्वाब है, पंकजा मुंडे जैसा, एकनाथ खड़से जैसे नेताओं में भले नाराजगी रही हो, लेकिन आम जन, उनके आम भाजपा का कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके साथ था। थोड़े से जो मुख्यमंत्री बनने का सपना पालने वाले लोग हैं वही नाराज थे। और बताया तो जाता है कि नागपुर वाले दूसरे राजा नितिन गडकरी नाराज हैं उनसे, वो चाहते तो मुख्यमंत्री बन गए होते, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कोई स्पष्ट बयान तो देता नहीं। और देवेंद्र फडणवीस उनको अपना गुरु मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, इसलिए इस पर भी कुछ स्पष्ट कहा जाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कर्नाटक में जिस तरह से सत्तांतर हुआ और कोई भी बात नहीं हुआ, इससे स्पष्ट है कि भाजपा 2024 का चुनाव ध्यान में रखते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। नरेंद्र मोदी एक एक स्टेप ऐसा उठा रहे हैं कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कोई तकलीफ न आए, स्पष्ट बहुमत भाजपा को मिल जाए। भाजपा अर्थात एनडीए को संभालने का भी भाजपा नेतृत्व पूरा काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी बिहार के, उनको तो संभाला ही संभाला। रामविलास पासवान की पार्टी जो टूट गई थी, तो रामविलास पासवान भाई को मंत्रिमंडल में लेकर के एलजेपी को भी संभाला। अर्थात एनडीए का कोई नाराज हो ऐसा भी नहीं चाह रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश के भी जो छोटे छोटे घटक हैं उनको भी साथ में लाया गया, उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, अपना दल को भी मंत्री बनाया गया। अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वहां भी नाराजगी नहीं, आवश्यकता नहीं थी, भाजपा को स्पष्ट बहुमत था। लेकिन नहीं, एनडीए के घटक दलों को भी खुश करने का काम भाजपा कर रही है। अकाली दल छिटक के चला गया है, अभी भी भाजपा को लगता है कि वो पुराने मित्र हैं। सबसे पुराना मित्र भाजपा अगर कोई कहा जाता है तो शिवसेना और अकाली दल कहे जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है नीतीश कुमार जी का, जेडीयू का, जिनमें नीतीश जी साथ बने हुए हैं। दो पुराने मित्र छिटक गए हैं। कोशिश तो भाजपा का ये भी है कि दोनों मित्र आ जाएं। पता नहीं समय की मार, समय की धार किस तरफ क्या करेंगे मालूम नहीं, लेकिन यह है कि कोशिश है। शिवसेना पर भी उतना आक्रामक भाजपा का आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व नहीं होता। अकाली दल पर भी केंद्रीय आला कमान कोई आक्रामक नहीं हो रहा है। उल्टा अकाली दल के लोग संयमित तीर छोड़ते रहते हैं, लेकिन भाजपा की ओर से संयमित तीर भी नहीं छोड़ा जाता। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि अकाली दल उनका मित्र है, एनडीए घटक था तो घटक रहेगा, देर सवेर फिर घटक एनडीए में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से भाजपा 2024 की योजना को देखते हुए 2024 के रणनीति के तहत पूरे देश में अपना जाल बिछाना चाह रहा है, जो नाराजगी है घटाना चाह रहा है। और जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, अगर कोई अड़चन है तो अड़चन दूर करने का प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर के भाजपा 2024 को संजोने, संवारने और विजय हासिल करने के प्रयास में है। अगर ये सही रहा तो मुझे लगता नहीं कोई कष्ट होगा। 2024 में फिर दिल्ली पर भगवा फरकेगा, तिरंगा फहरेगा। नमस्कार।